Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. We are going to start the chapter number 1, Nature and Significance of Management. तो आई होप आप लोग को जो मैंने कल मैनेजमेंट के बारे में क्लियर करा था, आई होप आपको वो सब क्लियर होगा. ओके. सो जो हमारा ये चैप्टर है, मैंने आपको एक छोटा सा कल एक इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का कि मैनेजमेंट क्या होता है और उसके करेक्टरिस्टिक्स और एफिशिएंसीज क्या होते हैं, राइट. यही मैंने आपको बताया था. अब हम उसके आगे और क्या पढ़ेंगे वो एक बार हम लोग देख लेते हैं. तो कल मैंने आपको मैनेजमेंट ये सब एक बार क्लियर कर दिया था, राइट. तो अभी हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव. मैंने आपको मैनेजमेंट क्लियर कर दिया, एफिशिएंसी और इफेक्टिव क्या होता है वो बता दिया. नेक्स्ट मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स सारे एक्सप्लेन कर दिए. उसके आप पॉइंट्स पे जब क्लियर करोगे ना तो आपको रीड बाय क्लियर हो जाएगा एक बार बुक को जब रीड आउट करोगे. तो अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे. ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट के. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है हमारा, इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल. क्लियर है. पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब आप लोग समझते होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो सोशली काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनली काम कर रहे हैं, जो पर्सनली काम कर रहे हैं, उसको हम कैसे उसको पढ़े बताते. ठीक है. तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जहाँ पर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. कैसे क्लियर कर सकते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई भी अपना अचीव, जो आपने कोई सेट किया अपना गोल, वहाँ पे आपको कहाँ तक कैसे पहुँचना है उसको आप लोग बताते हो कि हम लोग कैसे पहुँचे. एक एम्प्लॉय होता है, स्टार्टिंग में जब वो जॉब करते हैं तो उसको समझ आती है कि हाँ मुझे कैसे अपना टारगेट सेट करना है, तो उस बेसिस पे वो सीख जाता है बिजनेस करना, राइट. एम्प्लॉयज़ होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है. इट शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज to the maximum possible advantages, that is to fulfill the economic objective of a business, ताकि वो अपना इकोनॉमिक फुलफिल कर सके, राइट. तो उनका मेन मोटिव ही यही रहता है कि हम लोग को बिजनेस में कैसे सरवाइव करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है, कैसे ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस की, वो सब हम इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते. ठीक है. तो सबसे पहला जो आता है सर्वाइवल. सर्वाइव कैसे करना है अपने बिजनेस के अंदर. सर्वाइवल को जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जिसके अंदर हम लोग सर्वाइव करते हैं. हर कोई करता है. जब हम लोग एक मैनेजमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर सर्वाइव करना बहुत मेन होता है. जब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमें उसको कैसे अडॉप्ट करना है, उसके अंदर सर्वाइव कैसे करना है. अब हम लोग यही करेंगे कि हाँ, जब हम लोग यही सोचेंगे कि हाँ हमें कैसे अर्न करना है अपने पैसों को, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमने अपने आप को रखना है अर्न, कि हम लोग उस चीज़ को सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते हैं. तो उस चीज़ को हमें सीखना है कि हम एक मैनेजमेंट में अगर काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम जो हम लोग कर रहे हैं, वो उसके अंदर हमारे तीनों जो आते हैं, उसके अंदर आपका मेन जो है सर्वाइव करना, सबसे मेन मोटिव यही है कि आप उसको सर्वाइव कैसे कर रहे हो, आप उसको सक्सेसफुली आप उसको अर्न करने की कोशिश कर रहे हो. एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू. वो चाहते हैं कि वो अर्न बहुत रेवेन्यू, इनफ रेवेन्यू वो उसको अर्न करे. ठीक है. सर्वाइव करे, कि वो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि वो इन एक अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उसको ऑर्डर जो मिला है उसके अंदर के बेसिस पे वो सर्वाइव कैसे कर रहा है उसको वो चेक करे. क्लियर है. नेक्स्ट आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट आप लोग पता ही है, हम लोग जब प्रॉफिट कमाते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो है बिजनेस के सबसे बड़े बड़े वो हैं. ये एक करेक्टरिस्टिक्स लगा लो, बिजनेस में सबसे मेन हमारा प्रॉफिट और लॉस का काम होता है. सबको पता होगा, राइट.
हम लोग जब कुछ भी कमाने जाते हैं तो कुछ भी बिजनेस ओपन करते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कैसे चलेगा, हम लोग रिस्क बियर कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन मोटिव यही रहता है कि हाँ, हम लोग को रिस्क भी कवर अप करना होता है, उसके अंदर रिस्क भी, हमें लॉसेस भी उधर से उठाने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही सोचोगे, नहीं, आप लोग को रिस्क भी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप रिस्क प्रॉफिट ही प्रॉफिट सोच रहे हो तो आप रिस्क ले ही नहीं पाओगे। तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। जब तक हम लोग कवरिंग कॉस्ट, ये प्रॉफिट का एसेंशियल है कि अगर हम लोग कवरिंग कॉस्ट और रिस्क ले रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर तो आप उसको कवर अप कर पाओगे। क्लियर है? प्रॉफिट हमारा सारा का सारा सक्सेसफुली काम कर तो देता है, प्रॉफिट लाता है, ऐसा नहीं, कभी कभार हमें लॉसेस भी होते हैं हमारे बिजनेस में। क्लियर है? तो हमारा मेन यही था कि हमें सरवाइव कैसे करना है अपने बिजनेस के, और प्रॉफिट, और लास्ट है ग्रोथ। अच्छा, अब हम लोग यही सोचते हैं कि अगर एक कंपनी है रिलायंस ने सोचा होगा कि हमें कैसे ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस की, हमें लॉन्ग टर्म पे कैसे जाना है, लॉन्ग रन बिजनेस पे हमें कैसे ग्रो करना है। तो एक उन्होंने मैनेज करा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ सरवाइव किया होगा, प्रॉफिट कमाए होंगे, कुछ लॉसेस बियर करे होंगे, तभी उनकी ग्रोथ हो रही है, तभी वो लॉन्ग रन पे चल रहे हैं। जियो ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा कंपनी ले लो, ठीक है, ये बहुत सारी कंपनी जो इन्होंने सेटअप किया था, उस बेसिस पे वो प्रॉफिट और लॉस, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये सब हैंडल कर कर आए होंगे, तभी उनका ग्रोथ हुआ होगा। ठीक है, रिस्क, लॉसेस सब उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, ये सब ज़रूरी है बिजनेस में। तो जब उन्होंने सब कुछ समझ लिया, देन उनको समझ आ गई कि हाँ, हमें इस बिज़नेस पे कैसे सरवाइव करना है और प्रॉफिट कैसे कमाना है, लॉसेस कैसे हम लोग उस चीज़ को हैंडल करेंगे जिससे क्लियर होंगे कि हमारे लॉसेस ना हो भी तो इस टाइम पे हो जैसे हम लोग कभी कभार कवर अप कर ले। ठीक है, तो वो सब क्लियर कर कर कि उनको समझ आ गया कि ग्रोथ कैसे करनी है। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ सेल्स। जब हमारी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगी, उससे हमारी ग्रोथ होएगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे, ग्रोथ होना अपने आप शुरू हो जाएगी। क्लियर है? और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब भी हमारे बढ़ जाएंगे, तो हमारी पक्का है हमारी ग्रोथ 100% बढ़ जाएगी। इन लोगों ने जो जिसके बिजनेस स्टार्टअप पे होते हैं, वो स्टार्टअप सोच लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ तक हमें ऐसे काम करना है कि हमारी सेल्स भी बढ़ जाए, एम्प्लॉयज़ भी बढ़ जाए, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाए, और प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाए। उस बेसिस पे हमारे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो सारे के सारे रिलेटेड होते हैं एम्प्लॉय से। ठीक है, एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा रिलेट रखते हैं ये लोग। ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव सेल एक रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। लाइक एग्जाम्पल ले लो, फाइनेंशियल, सोशल, हाई लेवल ऑफ नीड्स। ठीक है, सबकी होती है कि एम्प्लॉय अगर है तो सब कोई चाहते हैं कि हाँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूँ, सोशली भी अच्छा रहूँ, और हाई लेवल जो मेरी नीड्स है उसको भी मैं अपने आप को कवर अप कर पाऊँ। ठीक है, हर कोई चाहते हैं, जिसकी भी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि हाँ, हम अपनी जो डाइवर्स नीड्स है हम उसको क्या कर पाए, हाई लेवल नीड्स है उसको क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। ओके, सच हाई लेवल, हायर लेवल नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सबको क्या कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं एम्प्लॉयज़ की, ये सारे सारे रिलेटेड एम्प्लॉय से कहलाते हैं। ये नहीं कि हमारे रिलेटेड कह रहे हैं, नहीं, ये सारे के सारे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स है, फाइनेंशियली वो स्टेबल हैं, सैलरी उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जा रही है, सारे के सारे हाई लेवल जो उनके नीड्स है, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हर कोई चाहता है उनको प्रमोशंस मिले। तो ये सारे के सारे पर्सनल। अब एक कंपनी है जो एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देती है टाइम टू टाइम, तो वो क्या कर रही है, एक उनकी नीड्स कंप्लीट कर रही है,
राइट। तो उनकी पर्सनली जो नीड्स है उनको कंप्लीट कर रही है। लास्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी। हम लोग क्रिएट करते हैं कि हम कैसे अपने बेनिफिट्स कैसे करें, अपने सोसाइटी को कैसे क्रिएट करें एज द पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ बिजनेस और नॉन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। एग्जाम्पल देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग अप स्कूल, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये आप सप्लाई कर रहे हो, सपोज आप एक बेसिकली एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक काम कर रहे हो, ठीक है। किसी को सोशली क्या है, आप एक एनवायरमेंटली आप उसको फ्रेंडली, आप उसको मेथड ऑफ प्रोडक्शंस का आप कुछ एडवांटेजेस दे रहे हो कि हाँ तू ये आकर काम कर ले, क्रिएट कर रहे हो। अब आप कुछ भी काम करते हो तो मोस्टली यही होता है कि हम लोग जैसे स्कूल्स बना दिए, टेम्पल्स बना दिए या कुछ भी बना दिया, हम उसको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हम एक सोशली ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तो इसके अंदर आपकी सप्लाई हो गई, आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई कर रहे हो, इको फ्रेंडली दे रहे हो, स्कूल ओपन कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट्स को, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सोशल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक बार आप उसको एक बार देख लो अच्छे से। जो भी अब मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के? क्लियर है? तो पहला है इम्पोर्टेंस प्रॉपर प्लानिंग। आप लोग जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे मैनेजमेंट के अंदर, तब तक हम लोग कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपना गोल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो मेन यही है कि आप लोग जब अपना गोल को अचीव कर रहे हो, अपने प्लानिंग प्रॉपर अच्छे से बना रहे हो, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं लेकर जा सकते। तो मेन हमारा प्लान यही इम्पोर्टेंस है कि प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है। जब तक प्लानिंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग अपना टास्क अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइज, जैसे हम लोग अपने यूटिलाइज रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूज़ करते हैं, राइट, एफिशिएंसीज को बढ़ाते हैं अपनी, तो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं कि हाँ एक यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग रिसोर्सेज में यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन हम एक पूरा कॉन्सेप्ट अब इसके बाद ही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन जब तक एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशंस नहीं होंगी तब तक हम लोग उसको भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना भी एम्प्लॉयज़ पूरे ऑफिस के बीच में बहुत ज़रूरी है। राइट डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस लेने, सही डिसीजंस लेने, वो भी हमारा एक मोटिव है कि जब तक आप लोग एक सही डिसीजंस नहीं लोगे तो वो हमारे क्लियर नहीं हो पाएंगे। जब तक हम जो हमने प्लान किया है उसको सही डिसीजंस पे लेना, वो हमारे लिए बेटर। इफेक्टिव कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग जो होएगी हमारी, कंट्रोल जो हम लोग करेंगे इफेक्टिव, वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जब हम लोग नया नया टास्क जब हम लोग शुरू कर रहे होते हैं, इफेक्टिव जब हम लोग को एक टास्क दिया होता है, हम लोग राइट टास्क कर रहे होते हैं, कंप्लीट करते हैं अपनी और अचीव करते हैं, तो उसको हम लोग इफेक्टिवली उसको कंट्रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हमें बताता है कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको कंट्रोल। इफेक्टिव स्टाफिंग, सही जॉब उनको दी है, इफेक्टिव स्टाफिंग है या नहीं है, कि वो काम अच्छे से कर रही है, कंट्रोल अच्छे से कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, मैनेजर लीडर्स जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए दिया है वो काम, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इफेक्टिव स्टाफिंग की उनको जो सही जॉब हम लोगों ने दी है वो अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको फिनिश करके दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो हमारे लिए। एनवायरमेंट एडेप्टिलिटी, एनवायरमेंट को एडॉप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एनवायरमेंट एडेप्टिलिटी हमारे लिए ईजी हो जाती है। राइट, रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट, रिड्यूस करना चाहिए जो भी आप वेस्ट कॉस्ट लगा रहे हो उसको
कम कर देना चाहिए, एफिशिएंसीज को बढ़ा देना चाहिए, लेकर आना चाहिए कि ताकि वो अपना काम, नए नए जो लोग आते रहते हैं उससे हमारे एफिशिएंट, हम उनको टास्क देने का मौका मिलता है, इससे पता चलता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को बढ़ा देना चाहिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जितनी जितनी बढ़ाते रहेंगे तो हमारा काम ईजिली होता रहेगा। गोल एकम्प्लिशमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग कितना अचीव कर रहे हैं उस बेसिस पे वो होना ज़रूरी है। वेलफेयर टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है, हम उसको इको फ्रेंडली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंस है। प्लानिंग होना ज़रूरी है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना ज़रूरी है, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन, राइट डिसीजन मेकिंग, effective controlling, effective staffing, environment adaptability, reduce waste and cost, bring efficiency, increased productivity, goal accomplishment, welfare to society। क्लियर है? नेक्स्ट है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेचर्स पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, आज मैंने आपको सिर्फ 2 टॉपिक कराए हैं, ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंस, जो अभी आप लोग एक बार पहले रिवाइज कर लेना। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। मैनेजमेंट में ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। नेचर्स करेंगे और कुछ लेवल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेवल हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, यहीं की क्लास। आप एक लोग पहले जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था और आज जो मैं पढ़ाया है वो एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए अपने कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कोई भी डाउट होगा देन मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी इस चैप्टर को। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा हम लोग उसको पहले एक बार रिवाइज करेंगे, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ऐसे नहीं कि रिवीजन भी हम छोड़ दें, तो नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे, पहले जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके अंदर कुछ हम लोग केस स्टडीज ये सब कर कर जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम उसको कर कर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? सो आई होप आपको ये क्लास आज की क्लियर हुई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब। आई होप, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई न्यू वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।